प्रिय दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12th के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 4.6 का थ्योरी पढ़ेंगे। पहले हम लोग कंसेप्ट जानेंगे जो शारीरिक पार्ट से है। तो एक्सरसाइज 4.6 के जो थ्योरी है इसको पहले बढ़िया से समझेंगे। अगर बढ़िया से समझ लेते हैं तो क्वेश्चन बहुत आसान होता है, उसको हम लोग खूब आसानी से बना सकते हैं। तो कह रहा है कि सारणिकों और आव्यूहों का उपयोग। अभी तक हम लोग पढ़े हैं कि सारणिक और आव्यूह, लेकिन हम लोग जानेंगे कि सारणिकों और आव्यूहों का उपयोग क्या है। तो सारणिकों और आव्यूहों का उपयोग के विषय में पढ़ेंगे। तो हम लोग टॉपिक डालेंगे। टॉपिक लिखिए, दिया है कि आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरण निकाय का हल। इसमें दिया है कि आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल। इसमें बाबू समीकरणों बहुवचन हो जाएगा। तो इसको हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कंसेप्ट को। अगर कंसेप्ट समझ जाते हैं तो बहुत आसान होगा। कह रहे कि आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा, आव्यूह का व्युत्क्रम निकालने हम लोग एक्सरसाइज 4.5 में सीख चुके हैं। तो आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल, यहां के रहेगा के निकाय का हल। तो आव्यूह के व्युत्क्रम निकालेंगे और उसके द्वारा रैखिक समीकरणों के निकाय का हल करेंगे। तो रैखिक समीकरण युग्म आप लोग बाबू 10th क्लास में पढ़ चुके हैं। क्लास 10th में रैखिक समीकरण युग्म पढ़ चुके हैं। उसको हल करते थे हम लोग 3 विधि से, विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, वज्रगुणन विधि और एक और विधि यानी 4 विधि आलेखीय विधि से हल करते थे हम लोग। तो यहां हम लोग वही रैखिक समीकरण को हम लोग इसके द्वारा हल करेंगे। आव्यूह के व्युत्क्रम निकाल करके तब उसको हल करेंगे। तो कैसे हल करेंगे ये देखते हैं। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि समीकरण दिया रहेगा हम लोगों को। तो माना कि रैखिक समीकरण क्या है बाबू? तो a1x प्लस b1y प्लस c1z बराबर d1। फिर यहां लिख देते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2z बराबर d2। फिर यहां लिख देते हैं कि a3x प्लस b3y प्लस c3z बराबर d3। ये हम लोगों के पास 3 समीकरण हो गया बाबू। और इस तीनों समीकरण को हल करना है। इस तीनों समीकरण को हल करके हमें x, y और z का मान निकालना है। लेकिन किसका प्रयोग करके? तो आव्यूह के व्युत्क्रम का। इसमें तो आव्यूह दिया नहीं है। सबसे पहले क्या करेंगे कि इसको हम लोग आव्यूह के रूप में कन्वर्ट करेंगे। तो एक बात बता रहे हैं आप लोगों को, यहां 3 गो समीकरण दिया है। आप लोगों को 2 गो समीकरण वाला भी क्वेश्चन दे सकता है। तो देखिए, जब 3 गो चर देगा x, y, z, तो वैसे कंडीशन में 3 समीकरण। और जब 2 चर देगा x, y, तो वैसे कंडीशन में केवल 2 समीकरण होता है। तो हम लोग अगर 3 गो पर समझ लेते हैं तो 2 गो वाला क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसको हम लोगों को आव्यूह के रूप में कन्वर्ट करना है। तो हम लोगों के सामने बाबू इस तरह से क्वेश्चन दिया रहेगा। और क्वेश्चन दिया रहेगा तो इसको पहले आव्यूह में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे देख लेते हैं। माना कि a बराबर, a एक आव्यूह मान लेंगे।
तो ए बराबर आखिर क्या मानोगे? तो जो पहला समीकरण है उसको पहला पंक्ति में, जो दूसरा समीकरण है उसको दूसरा में, जो तीसरा है उसको तीसरा में। तो क्या a1 b1 c1, फिर इसका a2 b2 c2, फिर इसका a3 b3 c3। एक बात आप लोगों को बता देते हैं, एक बात का ध्यान रखना है, a1 b1 ठीक है, यानी एक्स वाई जेड का जो गुणक होगा उसी को यहां लिखेंगे। हो सकता है कि ये माइनस में है तो माइनस b1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ सब प्लस है इसलिए प्लस में लिखे हैं। चिन्ह का लड़का मिस्टेक करता है, चिन्ह पर ही गलती करता है, तो चिन्ह को बारीकी से देखना है, ध्यान देना है। अब हम लोग बाबू क्या करेंगे कि x ले लेते हैं, x मान लेंगे। x क्या है? तो x चर है, तो x y z, x y z, x y z। इसके बाद एगो b आबू ले लेंगे, तो b में हो जाएगा d1 d2 d3। तो ये हो जाएगा हम लोगों के b में d1 d2 d3, यानी कि 3 गो आबू बना लेंगे। कुछ नहीं करना है, आप लोगों को फिर से समझा रहे हैं। जो ये समीकरण दिया है एक्स वाई जेड के गुणक को इसमें सजा देंगे, इसका इसमें सजा लेंगे, इसका इसमें सजा लेंगे। इसके बाद हमेशा एक्स वाई स्तंभ में रखेंगे। अगर दो गो समीकरण है तो एक्स वाई, अगर 3 गो है तो एक्स वाई जेड, हमेशा स्तंभ में। और बी भी हमेशा स्तंभ में। जो भी अचर राशि रहेगा, देखिए d1 d2 d3, इसमें चर नहीं है, उसको भी स्तंभ आदि में सजाएंगे, यानी ऐसी लाइन से सजा लेंगे। इस तरह से सजाने के बाद बाबू अगर मान लो कि इसको हम लोग ये लिख सकते हैं, तो फिर इससे ये कब आएगा? इससे हम ये बना दिए तो इसको किस रूप में लिखेंगे कि ये आएगा? तो लिखेंगे इसे ax बराबर b के रूप में लिखने पर, चलिए देखते हैं। यहां इसे ax बराबर b, a तो पहले a रख देते हैं, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3। अब ध्यान दीजिए बाबू, इनटू x, तो x का वैल्यू देखिए यहाँ एक्स वाई जेड। फिर यहां हो जाएगा b, तो b बराबर, तो बराबर b का वैल्यू देखिए वहां d1 d2 d3। अगर बाबू हम लोग क्या करेंगे कि अगर मान लो इससे कोई चाहता है कि नहीं ये ला दे, कैसे हम ये मान लिए, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, इसमें इससे गुणा कर दो। तो जानते हैं पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में, तो पहला पंक्ति से पहला स्तंभ में करेंगे तो a1x प्लस, इसमें इधर जाएंगे तो इसमें नीचे b1y प्लस c1z, फिर इससे इसमें तो a2x प्लस b2y प्लस c2z, इसमें इधर जाएंगे तो इसमें नीचे, फिर इससे इसमें, तो यहाँ हो जाएगा a3x प्लस b3y प्लस c3z अब बराबर, ये हो जाएगा d1 d2 d3। अब सुनिए, आप लोग देखिए कि ये दोनों अवयव के बीच में बराबर का चिन्ह लगा है। अब क्या करते हैं, जब बीच में बराबर लगता है तो हम बताए हैं 3 लेसन में कि तुलना कर देते हैं, तो अवयव हट जाता है, तो इसके बराबर d1, इसके बराबर d2, इसके बराबर d3, फिर आ जाएगा कि नहीं। तो आप लोगों को इस रूप में लिखना नहीं है, आप लोगों को बता रहे हैं क्वेश्चन बनाने का तरीका। इसमें बाबू सबसे पहले क्वेश्चन आप लोगों को दिया रहेगा, इसके बाद हम लोग इसको इस रूप में लिखेंगे। लिखने के बाद आप लोग उस 10th क्लास में पढ़े थे कि अद्वितीय हल है कि अनेक हल है कि कोई हल नहीं है। अगर अद्वितीय हल है तो हम लोग उसका हल ज्ञात करते थे, याद कीजिए। तो हम लोग इस विधि का उपयोग करके हम लोग जानेंगे अवयव के व्युत्क्रम का, यानी कि अवयव के विधि का उपयोग करके जानेंगे कि ये रैखिक समीकरण का
अद्वितीय हल होगा कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, ये जानेंगे। तो इसके लिए टॉपिक लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे कि रैखिक समीकरण निकाय के हल होने की शर्त। रैखिक समीकरण निकाय के हल होने की शर्त। इसमें बाबू अब कंडीशन आ जाता है, तो केस 1 ले लेते हैं। केस 1 में देखेंगे कि केस 1 में क्या है, तो इसमें देखेंगे कि यदि अवयव ए, लिखेंगे कि यदि अवयव ए व्युत्क्रमणीय हो, अर्थात डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल 0 हो, तो समीकरण निकाय का हल, तो समीकरण निकाय का हल अद्वितीय कोष्ठ में केवल एक होगा। इसलिए हल संगत होगा। आप लोगों को बाबू पता है कि जब अद्वितीय हल होता था तो संगत, अनेक हल होता था तो संगत, और जब कोई हल नहीं होगा तो कहेंगे असंगत। तो यहां कह रहा है, इसको समझने का प्रयास करेंगे बाबू। कह रहा है कि यदि अवयव ए, जिसे मान लो कि इससे हम लोग अवयव ए बना लेंगे। अवयव ए बनाने के बाद करे कि यदि अवयव ए व्युत्क्रमणीय हो, व्युत्क्रमणीय का मतलब कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं। तो व्युत्क्रम कब ज्ञात कर सकते हैं, इसके लिए व्युत्क्रमणीय होने का भी परिभाषा हम बताए थे, अर्थात डिटर्मिनेंट ए इज नॉट इक्वल 0। व्युत्क्रमणीय कब कहते हैं, जब डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 के बराबर न हो, तो कहेंगे क्या है, व्युत्क्रमणीय है। यानी कि बाबू सबसे पहले अगर ये दिया रहेगा तो सबसे पहले अवयव ए ज्ञात करेंगे, इसके बाद डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालेंगे, डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है तो कहेंगे कि समीकरण निकाय का हल अद्वितीय है, यानी कि केवल एक हल है। अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू निकालेंगे और 0 नहीं आया, यानी 0 को छोड़ कोई भी संख्या है, तो हम लोग कहेंगे कि निकाय का हल अद्वितीय होगा। इसलिए जब अद्वितीय होता है तो उसको क्या कहते हैं, संगत। तो अब रहा बात बाबू, इसको आप लोगों को याद रखना है। तो अब रहा बात की चलिए ठीक है अद्वितीय होगा, तो अद्वितीय होगा तो हम लोग क्या करेंगे कि उसमें मान x y z का ज्ञात करेंगे। तो x y z का मान ज्ञात करेंगे बाबू, तो अब दिमाग लगाएंगे कि x y z का मान ज्ञात कैसे होगा। तो x y z का मान ज्ञात करने के लिए हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे देखते हैं। तो लिखेंगे कि चूंकि हम जानते हैं है कि ax बराबर, देखिए यहां पर लिखे हैं हम कि इसे ax बराबर b के रूप में लिखने पर, इसको तो ax बराबर b के रूप में लिखने पर तो हम लोग जानते हैं कि ax बराबर b होता है, पता है, पहले पढ़ चुके हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसमें बाबू x y z का मान निकालना है। तो x y z देखिए कि किसका है, x का है, यानी जिसका मान ज्ञात करना है उसको हम अकेले करेंगे। तो यहां देखिए x को अकेले करना है,
तो x को अकेले करना है तो अब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि इस a को हटाना पड़ेगा। तो a हटेगा कैसे, दिमाग लगाएंगे। तो इसके लिए दोनों तरफ a इनवर्स से गुणा करने, तो गुणा कर देते हैं a इनवर्स इंटू a x बराबर a इनवर्स इंटू b। a इनवर्स से इसमें पहले किया है तो इसमें भी पहले, अगर इसमें बाद में करते तो इसमें बाद में। क्यों इसको इधर किए, क्योंकि दोनों का कोटि सेम हो जाएगा। अब a इनवर्स इंटू a बराबर, ध्यान दीजिए यहाँ a इनवर्स इंटू a बराबर आप लोगों को पढ़ा चुके हैं हम i। तो a इनवर्स इंटू a बराबर i इंटू x बराबर a इनवर्स इंटू b। जानते हैं कि ये भी अवयव है, ये भी अवयव है, तो इस अवयव में इकाई अवयव से गुणा करेंगे तो x आएगा केवल, तो a इनवर्स इंटू b। आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है, आप लोगों को बाबू ये फॉर्मूला याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। अब हम लोग क्या करेंगे कि जब इससे हम लोग a निकाल लिए, a निकालने के बाद डिटरमिनेंट a निकालेंगे, जब जीरो नहीं आएगा तो कह देंगे कि a इनवर्स का अस्तित्व तो है, यानी कि हम लोग इसका अद्वितीय हल है, तो अद्वितीय हल है तो ज्ञात करेंगे। तो ज्ञात करने के लिए x पता है, b पता है, देखिए यहाँ x पता है, b पता है, a दिया है, तो a से a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स निकालने हम आप लोगों को एक्सरसाइज 4.5 में सिखा चुके हैं बाबू। तो जब 4.5 में आप लोगों को सिखा चुके हैं तो a इनवर्स निकाल कर इसमें रख देंगे, बस xyz का मान आ जाएगा। तो इसको हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे। अभी कंसेप्ट क्लियर रखिए कि सबसे पहले हम लोगों को इसको इस रूप में लिखना है, इसके बाद डिटरमिनेंट a का वैल्यू निकालना है। अगर डिटरमिनेंट a जीरो नहीं है तो हम लोग a इनवर्स निकालेंगे। a इनवर्स निकालने के बाद इसमें रख देंगे, ऑटोमेटिक समीकरण निकाय हल हो जाएगा। अब कंडीशन हम लोग केस 2 पढ़ते हैं। केस, अब लिखेंगे कि यदि डिटरमिनेंट, यदि अवयव a व्युत्क्रमणीय न हो, व्युत्क्रमणीय न हो, अर्थात डिटरमिनेंट a इक्वल 0 हो, तो डिटरमिनेंट a का वैल्यू अगर 0 आ जाए, जब 0 नहीं आएगा तब तो अद्वितीय हल, लेकिन जब डिटरमिनेंट a का वैल्यू 0 हो जाए हो तो इसका हल जानने के लिए एडज्वाइंट a इंटू b ज्ञात करते हैं। ध्यान दीजिएगा बाबू, इसका हल जानने के लिए एडज्वाइंट a इंटू b ज्ञात करते हैं। ज्ञान छटो वहां से, हिल रहा है, समझ में आ रहा बाबू। अगर डिटरमिनेंट a का वैल्यू 0 है तो इसका हल ज्ञात करने के लिए, चाहे जानने के लिए कि अनेक हल होगा कि कोई हल नहीं होगा, तो वैसे कंडीशन में हम लोग एडज्वाइंट a इंटू b ज्ञात करते हैं। तो अब यहां दो कंडीशन दिखाई दे रहा है। फर्स्ट, यदि डिटरमिनेंट a 0 हो तथा एडज्वाइंट a इंटू b भी 0 हो, एडज्वाइंट a इंटू b भी 0 हो, तो समीकरण निकाय हो तो समीकरण निकाय का अनेक हल, क्या बाबू, अनेक हल तथा संगत होगा, संगत। जब अनेक हल होगा तो संगत होगा,
अब दूसरा कंडीशन इसमें दिख रहा है कि यदि डिटर्मिनेंट ए इक्वल 0 हो तथा एडज्वाइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल 0, एडज्वाइंट ए इंटू बी इज नॉट इक्वल 0 हो तो समीकरण निकाय का कोई हल नहीं, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और यह असंगत, क्या असंगत होगा। ध्यान दीजिए बाबू, अगर कह रहा है कि डिटर्मिनेंट ए 0 हो, एडज्वाइंट ए इंटू बी भी 0 हो, जब ये 0 है तो फिक्स है कि एडज्वाइंट ए इंटू बी निकालेंगे। अगर ये भी 0 है तो समीकरण निकाय का अनेक हल, जब अनेक हल होगा तो उसको कहेंगे संगत। और जब एडज्वाइंट ए 0, डिटर्मिनेंट ए 0 हो, एडज्वाइंट ए इंटू बी 0 नहीं है, 0 के बराबर नहीं है, तो कहेंगे कि समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है। और यह कैसा हल होगा? असंगत हल होगा बाबू। तो अब इस थ्योरी में इतना ही है। अगर आप लोगों को चेक करना है कि इसका हल संगत है कि असंगत है, तो आप लोगों के पास यह समीकरण दिया रहेगा और इस समीकरण से पहले हम लोग आव्यूह ए निकालेंगे। आव्यूह ए निकालने के बाद डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है तो, अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर नहीं है तो संगत। अगर डिटर्मिनेंट ए 0 के बराबर है तो हम लोग निकालेंगे एडज्वाइंट ए इंटू बी, अब तब पता चलेगा कि संगत है कि असंगत। तो चलिए, अब हम लोग का थ्योरी समाप्त हो गया। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद बाबू अब हम लोग एक्सरसाइज 4.6 पढ़ेंगे।